हेलो हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल और कैसे हो? आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आज यानी लेक्चर फर्स्ट है एनिमल टिश्यू का। आज हम एनिमल टिश्यू की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे कि क्या है एनसीईआरटी लाइन की यानी मीनिंग। तो इसमें जैसे ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर यूट्यूब से थोड़ा यानी यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर है वो थोड़ा सा हटके ही। ये ऐसा लेक्चर आपको अभी तक यूट्यूब पे फाइंड आउट यानी कहीं भी सर्च मारोगे तो नहीं मिलेगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये इतना खास लेक्चर होगा कि वो ऐसा अभी तक बना ही नहीं है। वैसा लेक्चर होगा क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों दोनों कंबाइन होगा इसमें। जैसे मैं बता दूं, जैसे ये है, ये पेज दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या हो, हम एक पैराग्राफ जैसे पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे। यानी इंग्लिश भी साथ साथ चलेगा, इंग्लिश भी साथ साथ चलेगा और हिंदी भी साथ साथ चलेगा। यानी किसी स्टूडेंट को, किसी यानी बच्चे को दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, ये यूनिसेलुलर बोला और उस बच्चे को यानी एक कोशिकी देखना है तो वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, वो देख सकता है उसको। यानी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों टर्म याद हो गए, क्योंकि आगे जो यानी इसके बाद जो होगा आगे मेडिकल में पूरा इंग्लिश में ही चलेगा, इसलिए उसको अभी से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यानी हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए खास ये लेक्चर है। आप तो समझ ही गए कि यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखते आगे, हम एनिमेशन के तरीके से भी समझेंगे, यानी थोड़ा डायग्राम फनी वे में, डायग्राम ऐसा कि समझाने। अब स्टार्ट करते। सही बात है, ये जो लिखा है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर बोलते हैं बस एनसीईआरटी पढ़ो। क्या बोलते हैं टॉपर? ये मेन, ये बोलते ही हर एक टॉपर का तुम इंटरव्यू देखो या जो भी देखो, तो टॉपर बोलता है बस बायो में एनसीईआरटी 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 ही कर लो। तो हम नीट 2026 के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो भी जूलॉजी। हम बॉटनी नहीं लेंगे, हम जूलॉजी लेंगे, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जूलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पेन सिलेक्ट कर लेते, पेन सिलेक्ट, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, इतना ठीक है। ठीक है इतना। चलो स्टार्ट करते लेक्चर को। जैसे यानी इसमें एनसीईआरटी अब चैप्टर स्टार्ट है। जैसे आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के यानी अनेक एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर वह बहुकोशिकी यानी मल्टीसेलुलर जीवों का अध्ययन किया। यानी इससे पहले जो चैप्टर थे उनमें अपन ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमने अध्ययन यानी स्टडी की थी। ये लाइन समझाना चाह रही है। उसके बाद जैसे यानी लिखा है, एक कोशिकी प्राणियों में, एक कोशिकीय प्राणी में जीवन के समस्त कार्य यानी एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में समस्त कार्य, जिसे समस्त कार्य बोलते हैं तो यानी ऑल फंक्शंस। जैसे हम बात करें यानी पाचन हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, ये एक ही कोशिका यानी सिंगल सेल जो होती है, सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। इसमें एक से ज्यादा सेल नहीं होती, इसमें सिंगल सेल होती है, एक ही कोशिका द्वारा यानी संपन्न होती है। ये यूनिसेलुलर देखा यानी एक कोशिकीय। बट जैसे हम बहुकोशिकी की बात करते हैं, बहुकोशिकी प्राणियों में जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रिया यानी भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी मैनर की बात करें तो यानी व्यवस्थित रूप से, ठीक। अब जैसे यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर का एग्जांपल देखें, हम मल्टी सेलुलर का एग्जांपल देखें तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल में देखें तो क्या, जैसे बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ, अमीबा, बीजे, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट जैसे ईस्ट की बात करते तो ईस्ट को भी एक मिनट रख देते, ईस्ट को एक मिनट अभी रहने दो, फिर समझते हम। ये भी पेन यूज करते, इसका कलर ठीक है। हाँ, अब देखते हैं जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है यानी मोस्ट ऑफ फंजाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मोस्ट ऑफ फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल। जैसे मोस्ट क्यों लिखा हमने फंजाई में मोस्ट इसलिए लिखा क्योंकि एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें ईस्ट एक फंजाई है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंजाई है, बट ये यूनिसेलुलर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये यूनिसेलुलर के अंदर आता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम देखें, ये यूनिसेलुलर का एग्जांपल है जैसे ईस्ट।
और जैसे ये बता दो कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म गोरिल्ला, जैसे ये आप ये भी बोल रहा है कि तुम पढ़ो, सर की लेक्चर देखो, मजा आएगा आपको, यू कैन डू इट। अब जैसे आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। आगे लिखा है जैसे यानी सरल प्राणी यानी हाइड्रा का शरीर भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या कैसी है, हजारों में है। कैसी, हजारों में है, यानी कहता है सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या हाइड्रा होता है यानी 1000, इसमें सेल प्रेजेंट होती है 1000 एस काम का है, तो हजारों में यानी हजार, ऐसा हजार ही नहीं, निश्चित हजार नहीं पाई जाती, हजारों में पाई जाती है, ऐसा लिखा है। अब उसके बाद जैसे देखें आगे हम मानव, मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है, विविध कार्य संपन्न करता है। ह्यूमन सेल कैसा, यह ह्यूमन बॉडी बिलियंस ऑफ सेल की बनी, अरबों यानी बिलियंस। अब उसके आगे देखिए ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है, ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है, तो बहुकोशिकी प्राणी में समान कोशिकाओं का समूह, ये सब एक साथ बहुत काम का पॉइंट है ये, यानी एक साथ कैसे काम करती, एक साथ जो होता है ये एक साथ काम, कोशिका शरीर में एक साथ कैसे काम करती है, तो ये यूनिसेलुलर में नहीं होता है एक साथ काम, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। इसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही एक साथ ने सभी काम चलते रहते हैं, जैसे यानी अपना रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन डाइजेशन वगैरह एक्सट्रैक्ट यानी एक्सेट्रा, जैसे यानी न्यूरॉन्स का इम्पल्स हो गया, इम्पल्स जनरेट, ये सब एक साथ काम करते हैं। तो यही आगे जाके हम देखेंगे कि कहाँ ये, हाँ ये श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, ये डिवीजन ऑफ लेबर यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी एक साथ कई तरीके से काम चलते, तो ये उस टर्म को डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। तो ये अभी ठीक है, ये अभी तो आगे आएंगे, बट यहाँ समझते हैं यानी एक साथ कैसे काम करते हैं। बहुकोशिकी प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह, ये टिश्यू के डेफिनेशन दिया है, समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकी पदार्थ सहित एक विशेष विशेष यानी स्पेसिफिक कार्य करता है, तो कोशिकाओं का ऐसा संगठन उतक कहलाता है यानी टिश्यू। टिश्यू वही सिमिलर सेल्स अलोंग, ये इंग्लिश में जिसको देखना है देख सकते हैं यहाँ से। जैसे अब जैसे टिश्यू की बात करें, तो टिश्यू की बात करें तो टिश्यू जो है, टिश्यू टिश्यू की दूसरी भी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन यानी ये तो ठीक है, पर टिश्यू की दूसरी डेफिनेशन जैसे हम देखें तो टिश्यू की डेफिनेशन में यानी ओरिजिन ऑलवेज सेम रहेगा, टिश्यू के ओरिजिन यानी टिश्यू की डेफिनेशन जैसे देखें तो ऑलवेज ओरिजिन सेम होगा, बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। टिश्यू में, टिश्यू जो बोलते हैं हम टिश्यू, तो टिश्यू का ऑलवेज ओरिजिन सेम ही होगा, ऑलवेज तो ऑलवेज, ऐसा नहीं कि कभी ऐसा भी कोई एग्जाम्पल अभी तक है नहीं और हो नहीं सकता, क्योंकि टिश्यू ऑलवेज ओरिजिन सेम होगा बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे ब्लड, ब्लड जैसे देखे तो ये यानी हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका एग्जाम्पल देखे तो ब्लड, ब्लड में क्या होता है, जैसे ब्लड में यहाँ लिखते हैं हम, ब्लड में जैसे आरबीसी, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पाई जाती है। जैसे डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के साथ यानी अमीबॉइड शेप होता है, अमीबॉइड यानी अमीबी है, अमीबी आकार की होती है। और बाई यानी जो डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी जो होती है, आरबीसी बाइकॉन के होती है, आरबीसी कैसी होती है, बाई कॉन के होती है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेट लाइक होती है, प्लेट लाइक होती है। तो प्लेट लाइक होती है, जैसे हम देखें इसमें प्लेट लाइक होती हो गया। तो इनका ओरिजिन जो है, तीनों का ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो है इनका, ओरिजिन एक मिनट, ओरिजिन ओरिजिन इनका सेम है, इनका ओरिजिन जो है सेम है, यानी हमने देखा यानी आरबीसी, क्या देखा हमने अभी, एक मिनट यार, हमने देखा भी आरबीसी यानी आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स देखा, प्लेटलेट्स देखा, तो जैसे आरबीसी जो है बाइकॉन के, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड, और प्लेट लाइक जो है प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो इनका ओरिजिन जो है तीनों का, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो ओरिजिन सेम है। जैसे स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट दिख रहा है, स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, तीनों का डिफरेंट दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर तो यानी प्रूव होगा कि स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। अब उसके बाद जैसे फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो क्या होता है, जैसे आरबीसी, आरबीसी जो है ये आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में काम होती है, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट के काम आती है, किसकी, गैसेस के। और जितना अमीबोइड, सॉरी डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इम्यूनिटी के, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के। और जितना जो प्लेट होती है, ये क्या होता है, रक्त जमाने, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के काम आती। तो इनके फंक्शन भी देखे तो फंक्शन भी कैसा, फंक्शन भी तीनों के डिफरेंट है। यानी ब्लड एग्जाम्पल जो लिए तो उससे पूरा सेटिस्फाई हो गई डेफिनेशन की। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है और फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, बट ओरिजिन ऑलवेज सेम होगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते, इसमें जैसे ये हाइड्रा देखे तो हाइड्रा मल्टी, यानी जैसे बिलियंस ऑफ सेल बोला, तो बिलियंस ऑफ सेल बोला हमने, तो जैसे ये तुम कैसा देख रहा है यार, जैसे बिलियंस ऑफ सेल बोला तो ये जो तुम हो, तो आप में बिलियंस ऑफ सेल पाई जा रही है, कैसे बिलियंस ऑफ सेल। और जैसे हाइड्रा की बात, जैसे ये हाइड्रा दिखा है हमने, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल से बना हुआ है हाइड्रा, पर ये तो गजब दिख रहा है यार। ठीक है, उसके बाद जैसे देखते हैं हम, अब आगे बढ़ते। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है, ठीक है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप में, एक विशेष अनुपात यानी बात करें तो यानी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, इनका एक अनुपात यानी यानी प्रोपोर्शन और पैटर्न होता है, इनका एक पैटर्न होता है, तो उसमें यानी संगठित होकर कैसा अंग बनाते, क्या बनाते, अंग बनाते हैं। जैसे आमाशय हो गया, फुसफुस, लंग्स, हृदय, वृक्क, किडनी, ठीक है। ये सब ऑर्गन बनाते हैं कौन, ये एक विशेष अनुपात और प्रतिरूप में कैसे संगठित होकर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली, रैंडमली नहीं बनाते, ये विशेष अनुपात और प्रतिरूप में संगठित होकर ही यानी ऑर्गन बनाते। जैसे ये ऑर्गन के एग्जांपल देख लिए। अब उसके बाद जैसे देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन की बात करें, यानी पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, तो वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे एक निश्चित फंक्शन यानी कार्य की बात करें, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक यानी सिस्टम है ये, तो ये रिप्रोडक्शन से एक स्पेसिफिक फंक्शन है ये रिप्रोडक्शन, दूसरा नहीं। इसमें डाइजेशन मिक्स नहीं होगा, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ही अलग है, रिप्रोडक्टिव पूरा ही अलग है, रेस्पिरेटरी भी वही पूरा अलग है। तो ये एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, तो ये अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे देखिए जैसे ये मैं बता दूं, जैसे आप लोग को 1 मिनट पानी भी ले दें। जैसे इसमें हमने यानी हाईलाइट किया है, हाईलाइट जैसे किया है, तो हाईलाइट यहाँ पे हमने जैसे केवल 4 प्रकार लिखा है, तो ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ इशू, यानी हमने जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट यानी जो हाईलाइट करने के पॉइंट है, हमने वो हाईलाइट कर दिया। और हाईलाइट में भी यानी इंग्लिश में भी हाईलाइट किया है और हिंदी में भी हाईलाइट किया, तो आपको यानी हिंदी में जो मेन पॉइंट है उसे एग्जैक्ट थोड़े देर में यानी ढूंढने की कोई जरूरत उतनी है नहीं, ढूंढने की कोई भी ऐसे यानी दिक्कत नहीं जाएगी। तो हमने नीचे भी उसको हाईलाइट कर दिया, वो भी सेम कलर थे कि ढूंढने में दिक्कत ना जाए, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हम, ये पढ़ लिए ना, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अंग तंत्र में यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, इत्यादि। अब उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद देखे तो उसके बाद क्या होता है, यानी समस्त शरीर की जैविक क्रिया, मैं हाथ में लेके पढ़ा सकता हूँ यार, मैं टैब से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करें यानी समस्त शरीर की यानी जैविक क्रिया, कोशिका, ऊतक और अंग तथा अंग तंत्र में जितना यानी श्रम का विभाजन होता है, श्रम विभाजन जो देखा था हमने, क्या देखा था, जो श्रम विभाजन देखा था, श्रम विभाजन में यानी श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। तो श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती, जो श्रम विभाजन हमने देखा था उधर समझा था कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है, ये श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में बात करें तो ये चलता है। अब इसमें वही एक ही साथ कई सारे काम जो होते हैं वो चलते रहते हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है, ठीक है। होल यानी बॉडी ऑफ होल, ठीक है, ये तो इंग्लिश में देख लेना। अब उसके बाद अपना आता है प्राणी ऊतक।
अब उसके बाद जैसे हम बात करें यानी प्राणी ऊतक की बात करें, प्राणी ऊतक जो होता है, प्राणी ऊतक में कोशिका की संरचना, यानी प्राणी ऊतक को अब डील करते हैं हम, यानी कोशिका की संरचना उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी जो होती है क्या फंक्शन कर रही है उसके हिसाब से, यानी उसका जो स्ट्रक्चर जो कैसा करता है वेरी करता है, ये लिखा है इस लाइन में। और यानी इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं, यानी मोटे तौर पर निम्नलिखित से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। 4 में जैसे हम देखे, 4 में देखते हैं, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल। न्यूरल हो गया। तो जैसे हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर से एपिथेलियल टिश्यू बना है। एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म। बट बाकी के सिंगल सिंगल जर्म लेयर से बने, जैसे कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बना हुआ है और मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्म से बना हुआ है। और न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू जो है ये एक्टोडर्म से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है न्यूरल टिश्यू? ये एक्टोडर्म से मिलकर बना हुआ है ये न्यूरल टिश्यू, इसको याद रखना पड़ेगा। हम ये भी बोल सकते हैं मेसोडर्म तो तीनों, यानी तीनों में पाया जा रहा है। मेसोडर्म कॉमन, एपिथेलियल भी मेसोडर्म से बना, कनेक्टिव भी और मस्कुलर भी, और एपिथेलियल तो तीनों से बना हुआ है ना, ठीक है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें यानी एक्टोडर्म किनमें कौन से टिश्यू में एक्टोडर्म से बन सकते हैं, तो बन सकते हैं। तो इसमें जैसे एक्टोडर्म पूछा तो हम न्यूरल टिश्यू जवाब दे सकते हैं और एपिथेलियल टिश्यू जवाब दे सकते हैं। और मस्कुलर टिश्यू से कौन से यानी बन सकते हैं, यानी इसमें आ सकते हैं, इसे रख सकते हैं इस कैटेगरी में। तो मेसोडर्म में वही एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर ये ऑप्शन में यानी रहेंगे, तो कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो अब उसके बाद जैसे देखें, ये तो देख ली ना, यानी एपिथेलियल टिश्यू को हम उपकला ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू को? एपिथेलियल टिश्यू को हम उपकला बोलते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक, पेशी यानी मस्कुलर तंत्रिका यानी न्यूरल टिश्यू, ठीक है। अब उसके बाद जैसे उपकला ऊतक की बात करें, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू किसकी बात करें? अब जैसे उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो हम उपकला को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। भाई क्या लाइन है यार ये, हम यार इस लाइन पे हंसी आ रही मुझे, बट ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत अच्छी है, क्या बात है। आगे देखते, यानी हम उपकला को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। भाई ये नहीं भी लिखते तो हम समझ जाते ना, उपकला को उपकला ही लिखते हैं, बट एनसीईआरटी लिखती है यार, ठीक है। उसके बाद देखते, इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है, यानी इसमें फ्री सरफेस होता है। एपिथेलियल टिश्यू में कैसा होता है? एक फ्री सरफेस होता है। एक मिनट यार, मैं अब इसको मंडा के ही लिख लेता, जम नहीं रहता हाथ में बढ़ के, ठीक। अब पढ़ते हैं उपकला को, ठीक है। तो देख लिए, इस ऊतक में एक यानी मुक्त स्तर होता है। मुक्त स्तर यानी फ्री सरफेस, इसमें कैसा होता है? फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस होता है। उसके बाद देखते, फ्री सरफेस होता है जो एक और तो देह तरल यानी बॉडी फ्लूइड और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, और इस प्रकार देह का आवरण और आस्त्र लाइनिंग का निर्माण करता है। इस लाइन को समझते हैं हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे इसने क्या बोला, इसमें बॉडी फ्लूइड बोला, बॉडी फ्लूइड बोला ना, तो बॉडी फ्लूइड जब बोला, बॉडी फ्लूइड जैसे इसके एग्जांपल देखे, एग्जांपल इसको आगे हम ये लाइन ना आगे जैसे जाएंगे ना हम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैं थोड़ा आगे का बता देता हूँ। जैसे यानी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आगे दो हो गए, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम में उसके अंदर भी 3 हो गए, इन्हें सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉलमनार, सिंपल क्यूबॉइडल। तो सिंपल स्क्वामस का जो एग्जांपल है, सिंपल स्क्वामस का क्या एग्जांपल है? ये ब्लड वेसल में भी पाया जाता है। सिंपल स्क्वामस ब्लड वेसल में पाया जाता है। तो ब्लड वेसल क्या, एक एपिथेलियल यानी सॉरी, जो स्क्वामस जो है, स्क्वामस क्या, एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, एपिथेलियल टिश्यू तो है, एपिथेलियल टिश्यू है स्क्वामस। तो स्क्वामस जो है ब्लड वेसल में पाया जाता है। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या बहता है? फ्लूइड बहता है। तो फ्लूइड बहता है, तो फ्लूइड यानी ब्लड ही तो है, ब्लड यानी फ्लूइड। तो ये यानी इसमें स्क्वामस जो है ब्लड के कांटेक्ट में है ना, तो वही लिखा है ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में भी है। और दूसरी ओर बाह्य वातावरण, जैसे इसमें ही दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल जैसे देखें तो हम यानी स्किन होता है, तो कंपाउंड एपिथेलियम में स्किन की बात करें तो
स्किन क्या होती है, स्किन अपनी ये जो स्किन है ये इन्वायरमेंट के संपर्क में है ना, तो ये लाइन ये कहना चाह रही थी, बट ये लाइन को हम आगे में जैसे पढ़ते ना तो समझ आ जाता। ठीक, अब उसके बाद जैसे देखें हम कोशिका अंतर कोशिकीय अधात्री यानी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ती है, पर जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ बहुत कम इंटरसेल्युलर यानी बहुत कम अंतर कोशिकीय अधात्री पाया जाता है, ये कहीं हिंदी की लाइन में हमको दिख नहीं रहा। बट भाई हम जैसे इंग्लिश की लाइन देखे तो ये डिफरेंस समझ नहीं आता मुझे, इंग्लिश यानी इंग्लिश के एनसीईआरटी का हिंदी के एनसीईआरटी का। अब हम जैसे कॉमन पढ़ रहे तो हमको समझ आएगा कि क्या पॉइंट क्या लाइन है, थोड़ी अलग तरीके से लिखी हुई है। जैसे इसमें देखें, इसमें क्या यानी कोशिका अंतर कोशिकीय अधात्री यानी अंतर कोशिकीय अधात्री यानी द्वारा दृढ़ता पूर्वक, आगे भी देख लेते, जुड़ी रहती है, खत्म हो गया ना पॉइंट। बट बहुत कम पाई जाती ये नहीं लिखाया, बट देखो यहाँ लिखा द सेल आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल, लिटिल यानी बहुत कम लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स पाया जाता है, लिटिल यानी कम, बहुत कम, या नहीं भी पाया जाता है बोल देंगे तो वो भी चल सकता है, बट लिटिल यानी बहुत ही कम। पर हिंदी की लाइन में भाई कहाँ दिख रहा है ये बताओ तुम, कहीं दिख रहा है तुम्हें? गजब है फिर भी एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब उसके बाद जैसे देखिए उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं, वही बोला ना अभी मैंने, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें सरल उपकला और संयुक्त उपकला, है ना, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। जैसे सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम जो होती है वो क्या होती है देखते हैं। सरल उपकला एक ही स्तर का होता है सरल उपकला जो होता है एक ही स्तर का होता है। एपिथेलियल टिश्यू को पहले हम या ना एपिथेलियल टिश्यू को थोड़ा बना के देखते हैं, मजा आ जाएगा। जैसे ये हो गया, एक मिनट, ये एक मिनट यार, जैसे ये हो गया, ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल तो किसमें है, ब्लड वेसल तो इसी में पाई जाती है। ये कनेक्टिव टिश्यू बना रहा हूँ मैं ठीक है, ये इसको ऐसा कर देते हैं। और क्या हो रहा था, जैसे ये ऊपर वाली जो सेल है, ऊपर वाली सेल यार कलर चेंज कर देते तो मजा आ जाता है यार, ये थोड़ा ना सेम सेम दिखेगा आप लोगों को। जैसे ये हो गया, ये एक सेल, तो ऊपर वाला जो सेल है जैसे इसकी बात करूं मैं, तो ये एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, क्या एपिथेलियल टिश्यू। और बीच वाला जो है इसे हम बीएम बोला जाता है, बीएम यानी बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। और जो नीचे वाला सेल है इसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। तो ये तो बना लिए, बट हम अब नर्व इम्पल्स बना, जैसे न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स इसमें भी फैले हैं, इसमें भी फैले, न्यूरॉन्स दोनों में फैले, ठीक है ना। न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स यानी एपिथेलियल टिश्यू में भी पाए जाते हैं, और जो यानी कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू अवेस्कुलर होती है, अवेस्कुलर होती है, अवेस्कुलर यानी इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती भाई, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। कौन सा कलर, एक बार इसको चेंज कर देते हैं। और जैसे यानी अवेस्कुलर का मतलब क्या है, इसमें ब्लड ज़्यादा डार्क हो, ज़्यादा ये हो गया क्या, उसको देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में वेरी गुड ब्लड यानी ब्लड सप्लाई होती है। जैसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये अपनी असेलुलर होती है, असेलुलर होती है, असेलुलर होती है, और ये डेड सेल होती है, डेड सेल होती है, डेड सेल होती है, ठीक है। अब जैसे अब वेस्कुलर को लिख देते यार, हम डिटेल कर देते हैं मजाक जगह। अब वेस्कुलर यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता इसमें, रक्त परिसंचरण जो होता है इसमें कैसा होता है, अब यानी अनुपस्थित होता है, अनु, अरे यार एब्सेंट लिख देते, काम खत्म।
नहीं होता लिख दो ना, ठीक है, उससे भी समझ जाओगे। इसमें अवस्कुलर यानी एपिथेलियल टिश्यू में कैसा होता है, रक्त परिसंचरण नहीं होता। रक्त परिसंचरण नहीं होता, अवस्कुलर होता है। जैसे न्यूट्रेंट की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू से जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू से न्यूट्रेंट, एक पेन चेंज करने दो यार कलर। जैसे यहाँ से न्यूट्रेंट यानी जो कनेक्टिव टिश्यू न्यूट्रेंट लेने का काम जो होता है, ये न्यूट्रेंट, ये एपिथेलियल टिश्यू न्यूट्रेंट लेती है, ये डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के सहायता, गलत लिख दिया यार, सहायता से पोषण और पोषण वगैरह जो भी है, पोषण और यानी न्यूट्रेंट की बात करें तो पोषण तो न्यूट्रेंट वही हो गया। तो ये सब लेने का काम जो है ये डिफ्यूजन के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू से अपना एपिथेलियल टिश्यू ले लेती, भोजन, भोजन जो भी है खाती है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आगे देखते हैं, आगे देखते कहाँ पे आए थे, हाँ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के लिए यार जगह 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 एक जगह एक पेज लेते, मजा आ जाएगा समझाने। एक पेज लेते खुद यार, कहाँ गया सिंपल सिंपल सिंपल, ये पेज आगे चलेगा क्या, ठीक है नहीं समझा देते। एपिथेलियम, एपी, ये तो लिखा है यार हमने, ये लिखा था, वो जो अभी जो हमने ये समझा ना, ये लिखा एपिथेलियम टिश्यू जो तरह सदैव जो तरह कनेक्टिव टिश्यू पर वृद्धि करती है, यानी सदैव ऑलवेज यानी ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू पर वृद्धि करती है, और जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये अवेस्कुलर होता है, ये यहाँ लिखा है। अब उसके बाद जैसे देखिए एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या आता है, दो चीज आती है, एक तो सिंपल, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल की बात करें तो सिंपल में क्या है, जैसे ये सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड हो गया। तो जो सिंपल एपिथेलियम जो होती है ना, सिंपल सिंपल सिंगल लेयर होती है, ये ऐसी सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर। इसको थोड़ा और बड़ा बनाने, बड़ा बना देना था यार, मजा आता, ठीक है इसको बड़ा बना देते। तो ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, और सिंगल लेयर पूरी ऑल टोटल जो लेयर होती है सिंगल, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। बट कंपाउंड एपिथेलियम में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड एपिथेलियम में कैसा होता है, यानी एक नीचे वाली लेयर होगी, नीचे वाली लेयर ही ओनली बेसमेंट मेम्ब्रेन के अटैच में रहती है, फिर उसके ऊपर वाली लेयर तो इनके ऊपर रहती है ना, ये उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर वाली लेयर एक भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं रहती है, नीचे वाली जो है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहती है। ये लिख देते हैं सिंपल या कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे सिंपल की बात करते हैं और कंपाउंड की बात करते हैं, आगे देखते हैं यार। जैसे हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियम, हिंदी में देखते हैं ना, समझ रहते हैं हम तो हिंदी में, सिर्फ तो हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत टीचर है, बट हिंदी के टीचर ना भाई अच्छे। हाँ, सरल उपकला एक ही स्तर की बनी होती है, और ये देहगुहा, देहगुहा यानी बात करें तो बॉडी कैविटी, कहाँ लिखा है यार, यहाँ लिखा होगा ना हमने, देहगुहा यानी लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, देहगुहा यानी कैसा होता है, ये लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। एंड जैसे डक्ट की बात करें, यानी देहगुहा यानी लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, वाहिनी यानी डक्ट हो गया, और नलिकाओं का अस्तर, नलिकाओं का अस्तर यानी टिब्यूल, नलिकाओं का अस्तर यानी जैसे ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल जो होती है, ब्लड वेसल के अंदर में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम ये संयुक्त उपकला है ना, कंपाउंड एपिथेलियम कोशिकाओं की दो या दो से अधिक स्तर की बनी होती है। कंपाउंड यानी कंपाउंड एपिथेलियम जो होती है कैसी होती है, इस चक्कर में हिंदी इंग्लिश के चक्कर में आधा आधा वर्ड यार हिंदी का लिख रहा, आधा इंग्लिश का, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब थोड़ा संभालना पड़ेगा वर्ड को। संयुक्त उपकला कोशिका की एक या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है, ठीक है। इनका कार्य रक्षात्मक होता है, रक्षात्मक है, जैसे हमारी त्वचा, त्वचा जो होती कंपाउंड एपिथेलियम, हमने उधर देखा था कि कंपाउंड एपिथेलियम जो होती है उसका एग्जांपल त्वचा होती, त्वचा जो है इन्वायरमेंट के संपर्क में रहती है ना हमारे, यानी इन्वायरमेंट के संपर्क में, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कोशिका के यानी संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला,
ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ने सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, स्तंभाकार। 1 मिनट यार, मैं थोड़ा-सा वॉशरूम करके आ जाता हूँ। जब तक आप देखो 1 मिनट लगेगा बस आने में। बस रुक जाओ, लेक्चर चालू रहेगा हमारा। हेलो हेलो दोस्त, आ गया यार, आ गया आ गया। थोड़ा अर्जेंट था। अर्जेंट था यार, नेचर कॉल आ गया था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते। बटन खुला दिख रहा है क्या यार? ये बटन नहीं लगाया मैंने, अंडा बन रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे चलो चलते। हम कहाँ पे आए थे? कहाँ पे आए थे हम? जैसे सिंपल, यानी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देख रहे थे ना। यानी सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, हमने देख रहे थे कि स्क्वामस, क्यूबोइडल और कोलमनार। पानी पी लेते। और अब नहीं जाएंगे, ज्यादा पानी हो रहा था। पानी पीते फिर मजा आएगा ना बड़ा में। ठीक है, अब पढ़ाते हैं। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम था उसके 3 टाइप थे। एक तो सॉरी, सिंपल एपिथेलियम के ओनली 3 टाइप थे, स्क्वामस, क्यूबोइडल और कोलमनार। तो उसके आगे देखिए, इनको हिंदी में भी बोल के प्रोनाउंसिएशन कर देते, जैसे सल की उपकला। सल की यानी स्क्वामस, घनाकार यानी क्यूबोइडल और स्तंभाकार यानी कोलमनार होता है। उसके बाद जैसे हम देखें, क्या देखे यार, ये सरल उपकला। ठीक है, अब तो टाइप देख रहे थे ना, आगे देखना पड़ेगा। ये तो समझा ही थी हमने पॉइंट की जो सिंपल एपिथेलियम जो होती है वो समस्त कोशिकाएं यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में होती है। सिंपल कंपाउंड बता चुका हूं मैं अभी कि ये नीचे वाली लेयर जो होती है, नीचे वाली लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है, ऊपर वाली उसके जितने भी लेयर होगी वो नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सल की उपकला की बात करें, सल की उपकला ने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। वाओ, क्या यार, बोलने में मजा आता है। सल की उपकला ऊतक, सल की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिका होती। चपटी यानी कैसी होती? फ्लैट सेल होती है। फ्लैट ऐसी चपटी होती भाई। ठीक है, चपटी होती तो चपटी होने का भी इसमें कारण है। चपटी होती इसलिए इसे डिफ्यूजन अच्छे से होता है। भाई चपटी नहीं रहती तो कैसे डिफ्यूजन होता है? बताओ तुम यार, मोटी चीज है, मोटी चीज से कोई थोड़ा अच्छे से डिफ्यूजन होगा नहीं ना। इसलिए ये जो होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इसका काम ही डिफ्यूजन है, बेस्ट तरीके से डिफ्यूजन करती है। तो ये पतली ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब पतले स्तर से बनता है। एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनते हैं। उसके बाद देखिए, इसके किनारे अनियमित, अनियमित यानी इरेगुलर इसकी बाउंड्रीज होती है। इरेगुलर इसकी बाउंड्रीज होती है और यह रक्त वाहिनियों की भित्ति में, यही पॉइंट जब भी मैं उधर समझा रहा था आप लोग को कि ये ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल के अंदर में जो है पाई जाती है। जैसे यहाँ स्पेस होगा, हम तो स्पेस देखते हैं। जैसे ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल है तो यहाँ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाएगी यहाँ। ऐसा ये जो पाई जाएगी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है ये। ठीक है, ऐसा वगैरह। तो यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से बहता है ब्लड, यहाँ से बहेगा भाई बड़ा प्यारा प्यारा ब्लड। तो ब्लड बहेगा तो भाई ये है फ्लूइड। क्या है दोस्त? ये है फ्लूइड। फ्लूइड हो गया, ये ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल, ये ब्लड बह रहा है तो फ्लूइड है तो है। ये एग्जाम्पल समझ आ गया आपको? उधर से रिलेट, यानी उधर जो समझा है वो अब प्रॉपर समझ आया होगा। जो लाइन थी यही बोल रहा था मैं उधर
कि आगे जैसे हम जाएंगे ना, तो आगे जैसे जाएंगे तो हमको पीछे का जो क्लियर वो जो पॉइंट है वो क्लियर होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का पहला एग्जांपल है कि ये यानी कहाँ पाई जाती है, ये रक्त वाहिनियों की भित्ति में और फेफड़े के वायुकोश यानी एयर सैक में। एयर सैक जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ, एयर सैक दोस्त, जैसे ये एल्वलाई, एल्वलाई की एयर सैक जो होती है ना, यहाँ पर पाई जाती है। ऐसा ऐसा यहाँ पे तो एक ही सेल नहीं, यहाँ दो, यहाँ क्यूबॉइडल भी पाई जाती है भाई, ऐसे यहाँ क्यूबॉइडल भी पाई जाती है। ठीक है ना, उसको न्यूक्लियस बना देते हैं और मजा आ जाएगा। ये इनका छोटा छोटा न्यूक्लियस, ये हो गया। ठीक है, दूसरा भी एग्जांपल समझा दिए। यानी एयर सैक में सिंपल स्टॉमच एपिथेलियम पहला है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल दूसरा है, यानी कितना एयर सैक तीसरा है। तीसरा भी है वो देखते हैं अभी। जैसे हम इसका कार्य विसरण सीमा, विसरण सीमा का कार्य करता है, यानी जो विसरण सीमा की बात करें, ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता, क्या बनाता है, ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता कौन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, डिफ्यूजन बाउंड्री यानी डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्री तो बनाता है, बट डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है ये क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो है ना सब्सटेंस जो जाता है, उसको हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे देखते हैं हम, क्यूबॉइडल आता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। इसमें क्यूब लाइक सेल होती है, यानी किसी घन जैसे सेल होती है, और दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड। डक्ट ऑफ ग्लैंड की यानी डक्ट ऑफ ग्लैंड की बात करें तो इसमें भी स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड मेन है। स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में जो कम यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, और जो लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड है उसमें सिंपल सॉरी उसमें जो लार्ज डक्ट होती है ना ग्लैंड की, उसमें कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। कंपाउंड एपिथेलियम स्मॉल डक्ट में जो होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जैसे आगे देखते हैं हम, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में भी जैसे हम बात करें तो पीसीटी डीसीटी, पीसीटी में भी पाया जाता है और डीसीटी में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे देखते हैं मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ये याद रखना बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी में ना बोल रहे, ऐसा नाराज ना होना, एक बार हिंदी में भी बोल के दिखा देता हूँ मैं। ये पॉइंट छूट रहा था ना हमारा, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। हिंदी में तो ये बोल दिया था, बट ये भूल गया था कि थिन लेयर में भी जैसे टाइल लाइक अगर थे, यानी फ्लैटेंड सेल, अगर फ्लैटेंड सेल में जैसे थे यानी अपना बात करें तो टाइल लाइक है, तो इसे पेवमेंट एपिथेलियम बोला जाता है। और इरेगुलर बाउंड्री, इरेगुलर बाउंड्री यानी लहरदार, इरेगुलर बाउंड्री, यार पेन दूसरा चेंज करना पड़ेगा मेरे को। पेन कौन सा यूज करे, ठीक है ऐसे ही समझा दे। जैसे यानी इरेगुलर की बात करें अगर से लहरदार है, लहरदार है तो इससे चित्र की तरह इधर तो पेवमेंट हो गया ना, इसे टेसिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। टेसिलेटेड लहरदार यानी इरेगुलर है तो इरेगुलर बाउंड्री तो उसे लहरदार यानी अपना टेसिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टेसिलेटेड। पर ठीक है वो लिखा नहीं तो पूछेगा नहीं, मैं भी पूछ सकता है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, क्यूबॉइडल तो खत्म हो गया ना अपना, क्यूबॉइडल हो गया, एक पॉइंट क्यूबॉइडल का बचा। वृक यानी वृक में, वृक को की समीपस्थ, अरे यार ये वृक हिंदी में थोड़ा बोलने में मजा नहीं आता। वृक की बात करें तो वृक में वृक को, वृक यानी के अंदर किडनी लिख देता हूँ यार, किडनी, किडनी के नेफ्रॉन्स में, इंग्लिश में पढ़ लेते ना, कहाँ गया। The epithelium of proximal convoluted tubule and PCT of the nephron in the kidney has a microlai। माइक्रोलाई को हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। माइक्रोलाई को हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जैसे ब्रश, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। माइक्रोलाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। माइक्रोलाई को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोलाई को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आगे देखते हैं, ये माइक्रोल यानी कहाँ पाई जाती है। ये जो एग्जांपल है पीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल का एग्जांपल है ना, ये नीचे लिखा हूँ उससे समझ लेते हैं। नीचे लिखा हो जैसे यानी सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर की बात करें, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो ये पीसीटी में पाया जाता है। ब्रश बॉर्डर का मतलब ही माइक्रोलाई, माइक्रोविलाई यानी ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोलाई। ठीक है,
माइक्रोविलाई यानी ब्रेस्ट बॉर्डर हो गया, ब्रेस्ट बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई। पीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल ब्रेस्ट बॉर्डर, पीसीटी क्यूबॉइडल ब्रेस्ट बॉर्डर, पीसीटी याद रखना। और कॉलमनार ब्रेस्ट बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टीन में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है ना। कॉलमनार ब्रेस्ट बॉर्डर कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टीन। और उसके बाद जैसे अपना सीलिएटेड आएगा, सीलिएटेड के एग्जाम्पल देख लेते फिर इनको समझेंगे। एग्जाम्पल देखने में क्या जा रहा है, जैसे क्यूबॉइडल सीलिएटेड की बात करें, क्यूबॉइडल सीलिएटेड अपना ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है। क्यूबॉइडल सीलिएटेड कहाँ पाया जाता है, क्यूबॉइडल सीलिएटेड अपना ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है, क्यूबॉइडल सीलिएटेड अपना ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। और कॉलमनार सीलिएटेड को पूछता, कॉलमनार सीलिएटेड अपना जो फेलोपियन ट्यूब में यानी ओविडक्ट। कॉलमनार सीलिएटेड की बात करें तो कॉलमनार सीलिएटेड कहाँ पाया जाता है, ये ओविडक्ट यानी ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है सीलिएटेड वाला। तो एग्जाम्पल देख लिया, अब इनको समझते मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थे ना हम, हाँ माइक्रो लेकर था। अब उसके बाद स्तंभाकार उपकला की बात करें, स्तंभाकार उपकला यानी स्तंभाकार उपकला यानी स्तंभाकार उपकला की बात करें तो ये कॉलमनार, ये लंबी और पतली कोशिकाओं के कैसा एक स्तर का बना होता है। ये लंबी और पतली, लंबी और पतली, लंबी और पतली कोशिकाओं का कैसा एक स्तर का बना होता है। इसमें केंद्रक प्राय के इन्हें कोशिका के आधारी भाग में इन्हें बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। कॉलमनार एपिथेलियम में बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ये याद रखना, ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन है ना दादा, ये मेन लाइन है कि केंद्रक प्राय कोशिका के आधारी भाग में होता है। ये लिखा गया है यहाँ का, न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस में, किसमें पाया जाता है, बेस में पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं इसके यानी फ्री सरफेस में भी है माइक्रोविलाई, इसमें भी कॉलमनार में भी माइक्रोविलाई होते हैं। तो देखे ना, ये माइक्रोविलाई है ब्रेस्ट बॉर्डर। तो कॉलमनार का एग्जांपल क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन देखा। अब यहाँ लिखा होगा माइक्रोविलाई दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी जो कॉलमनार जो होती है, कॉलमनार यानी अपना स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। अब हेल्प इन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, इनका फंक्शन भी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये किसके अंदर आ रही है, ये सिंपल के अंदर है। सिंपल जब एक ही लेयर है इसके पास तो ये इनकी जितनी भी एग्जांपल है तो वो इसी से रिलेटेड है, यानी एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन का इनका कोई उतना रोल नहीं है प्रोटेक्शन में। अब उसके बाद जैसे हम आगे देखें, आगे देखते हैं, डायग्राम देख सकते हैं हम, तीनों तो समझ ली ना, देख सकते हैं। अब सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो स्क्वामस, स्क्वामस में जैसे ये है, ये जो सेल है स्क्वामस, स्क्वामस में जैसे फ्लैटेंड सेल हो गया। और क्यूबॉइडल की बात करें तो ये क्यूब लाइक सेल, क्यूबॉइडल है, ये क्यूबॉइडल दिख रहा है ना ये। अब जैसे कॉलमनार की बात करें तो ये जो है कॉलमनार सेल है, ये सी वाला कॉलमनार है। ये सीलिएटेड भाई साहब, सीलिएटेड कॉलमनार दिख रहा है। ये जो ऊपर में बाल बाल दिख रहा है ये सीलिया है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे देखिए आगे, आगे देखते, मजा आएगा पढ़ने में, मजा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा मुझे। देखते, यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में यानी मुक्त सतह पर पक्षमाप, पक्षमाप को हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, पक्षमाप यानी सीलिया, यानी सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। और इसका यानी इस कार्य, एक मिनट रुक जाओ यार, पानी पी लेते थोड़ा मजा आएगा। और पानी प्यास ज्यादा लगती है यार मैंने। अब डबल से मजा पढ़ते ना। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में मुक्त सतह पर कैसे पक्षमाप यानी सीलिया होते हैं, पक्षमाप यानी सीलिया होते तो इन्हें सीलिएटेड बोला जाता है, सीलिएटेड बोला जाता है। उनका कार्य जो है कणों को एक यानी कणों और श्लेष्मा को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाने का काम होता है। कैसे होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और द एपिथेलियम, एपिथेलियम में म्यूकस को और पार्टिकल को, किसको, म्यूकस को और पार्टिकल को, म्यूकस को पार्टिकल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाने का काम सीलिया का होता है। और सीलिया जो होता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में कैसे होता है, ये बिट करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे यानी होलो ऑर्गन में, जो होलो ऑर्गन यानी ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब जो है ये कैसा होलो ऑर्गन है। होलो ऑर्गन में जो है सीलिया पाई जाती है। यहाँ लिखा होगा यानी फेलोपियन ट्यूब जैसे खोखले अंगों के भीतर की सतह में पाई जाती है, खोखले अंदर, खोखले अंगों के भीतर में ये सीलिएटेड पाई जाती है। ब्रोंक्यूल्स यानी श्वसनिका और डम्बो वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब, ठीक। अब उसके आगे जैसे हम देखें, ये तो पढ़ने के हैं अभी हम, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का है यार, यहाँ से शुरू हो रहा, यहाँ देखते हैं अब। देखते कि नलिका, सॉरी ये तो फेलोपियन ट्यूब देख ली ना हमने, फेलोपियन ट्यूब क्यों बोल रहा हूँ मैं।
अब कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्त्रावण की विशेषता होती है, यानी असीम क्षमता पाई जाती है भाई, यानी शक्ति आ जाती है जिनमें, यानी स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं में कैसे सिक्रेशन की यानी शक्ति आ जाती है, एकदम शक्ति आ जाती है, तो कैसे, तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बदल जाते हैं। और एक्टिंग तो नहीं करना ना, नहीं, ठीक है। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कैसे हो जाते हैं? बदल जाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बदल जाते हैं। और यानी इसे दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी की बात करें तो एक कोशिकी में यानी गॉबलेट सेल, इसका एग्जांपल, एक कोशिकी का एग्जांपल गॉबलेट, यार माइक को क्या हो, कुछ नहीं होना, हाँ ठीक है। तो एक कोशिकी यानी गॉबलेट सेल, एक कोशिकी का एग्जांपल क्या है? गॉबलेट सेल, ठीक है। कहाँ है दादा? क्लस कोशिका, क्लस कोशिका है ना गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या है? गॉबलेट सेल का फंक्शन जो कोई पूछे तो गॉबलेट सेल का जो फंक्शन होता है कैसे होता है, यानी म्यूकस सिक्रेट करता है। गॉबलेट सेल क्या होती है? म्यूकस सिक्रेट करता है भाई सब, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करता है, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करता है। और जैसे बात करें उसके बाद बहुकोशिकी, जैसे गॉबलेट सेल की बात करें तो ये जो ग्लैंड दिख रही है अपने को, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड लिखा ना, यूनिसेलुलर ग्लैंड, तो ये गॉबलेट सेल ही है। कौन सी सेल है ये? गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल है भाई साहब। और ये जो दिख रहा है अपने को मल्टी सेलुलर, ये सलाइवरी ग्लैंड, कहाँ सलाइवरी है लिखा ना, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ये जो स्ट्रक्चर अपने को डायग्राम दिख रहा है, ये अपने को यूनिसेलुलर में, जैसे गॉबलेट सेल, और मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड ये दिया है। अब आगे बात करते हैं, कहाँ पे आए थे हम हाँ, बहुकोशिकी। बहुकोशिकी जो कोशिकाओं के यानी पुंज, कोशिकाओं के पुंज यानी इसमें कैसा होता है? क्लस्टर ऑफ सेल होती है, क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल पाई जाती है, क्लस्टर ऑफ सेल। जो लार ग्रंथि, एग्जाम्पल दिया है इसमें, लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि यानी लार ग्रंथि का बना होता है, ये एक एग्जाम्पल दिया है गॉबलेट सेल का। जो एग्जाम्पल दिया है कोष्टक में, उसी का उधर डायग्राम दिया है, डायग्राम हमने देखा ना अभी, तो वो डायग्राम यानी पूछते रहता है वो डायग्राम, ठीक है। वो बहुकोशिका का है वो। अब स्त्रावी कोशिकाओं में स्त्रावण के निष्कासन के आधार पर, निष्कासन के आधार पर यानी इसमें डक्ट प्रेजेंट ऑब्सेंट के आधार पर, डक्ट ऑफ प्रेजेंट ऑब्सेंट के आधार पर दूसरा पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा? पहला क्लासिफिकेशन हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड कौन सी। दूसरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ते कि यानी डक्ट किसमें प्रेजेंट है और किसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन हम आगे देख रहे हैं ना, हम यही देख रहे हैं, बहिस्त्रावी और अंतस्त्रावी दो प्रकार के होते हैं ना निष्कासन के आधार पर। बहिस्त्रावी यानी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होती है, कैसी होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जहाँ ब्लड रहता है, ब्लड में एसिड डूबी रहती है, तैरती रहती है भाई साहब। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड का ऐसा नहीं है, इसका खुद का और है भाई, मैं जाऊं वही रहूंगी, मैं अपना सिग्रेशन या जो भी है वो नली के थ्रू भिजवाएंगे। बट ऐसा नहीं है भाई साहब, एंडोक्राइन का तो अलग ही है, बस स्विमिंग करते रहते हैं हर समय। ठीक है, आगे देखते हैं। बहिस्त्रावी यानी ग्रंथि जो है उससे क्या निकलता है? उससे श्लेष्मा निकलता है, उससे श्लेष्मा निकलता है, लार निकलता है, कर्ण मोम यानी एयरवेक्स निकलता है, तेल हो गया, दूध, आमाशय है, दूध हो गया, आमाशय है, भाई दूध भी निकलता है, क्या बात है। तो निकलता है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड से भाई, तुम गलत ना समझो यार, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, तुम समझ कुछ और रहे हो। बहिस्त्रावी ग्रंथि से यानी श्लेष्मा, लार, कर्ण मोम यानी एयरवेक्स हो गया, यानी एयरवेक्स हो गया, तेल हो गया, ऑयल, जो पसीना निकलता भाई, तेल तुम्हारे तो तेल निकाल देंगे, ऐसा डायलॉग नहीं है भाई, आज तेरा मैं तेल निकाल दूंगा, वो वाला ही तेल है ये, जो बहिस्त्रावी ग्रंथि जो है ना, वही वाला तेल निकालती है। आमा से एंजाइम आमा से एंजाइम हो गया तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्त्रावित होते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। और ये सब वाहिनी और नलिकाओं के माध्यम से होते हैं। कैसे होते हैं भाई? वो एग्जाम्पल देख यार, थोड़ा तेल वाला थोड़ा ना, वो एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा था बट अब याद नहीं आ रहा थोड़ा, ठीक है अगली बार बता देंगे। ये नलिका के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं, और इनके विपरीत अंड, सॉरी यार, इसके विपरीत अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो होती है, इसके विपरीत कैसी? अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इसमें नलिकाएं नहीं होती, इसमें नलिका कैसी होती? नहीं होती। अंतःस्त्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें डक्ट नहीं होता। इसके उत्पाद कैसे होता है? हार्मोन होता है, हार्मोन बहुत बार पूछा ये भाई, बहुत बार, ये बहुत फेवरेट ही क्वेश्चन है भाई। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसका सब्सटेंस यानी क्या होता है? ये हार्मोन होते हैं,
हार्मोन होता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि कौन सी ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो लीवर, लीवर जो है अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसे स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड यही तो है भाई, तुम्हारा तेल निकाल देती है, हाँ है पसीना, लार हो गए किरणों, ठीक है ना। जैसे एयर स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड ये अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रीनल हो गया, थायराइड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ रहे हैं। अब इनको दोनों को मिला दो आप, क्लासिफिकेशन तो दो है एक्सोएंडो, बट कई कई ग्लैंड यानी कई कई चीजें जैसे पेनक्रियाज हो गया, ओवरी हो गया, टेस्टिस, ये इंडोक्राइन का भी फन यानी काम करते हो और एक्सोक्राइन का भी काम करते हैं। जैसे टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस से स्पर्म निकल रहा है, यानी स्पर्म निकल रहा है, स्पर्म निकल रहा है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रहा है यार। जैसे स्पर्म भी निकलता है, कहाँ गया पेन है मेरा, तो ये स्पर्म भी निकालता है। और हार्मोन, हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड निकालती है ना हार्मोन, लिखा है ना ये सब्सटेंस क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड का, हार्मोन। तो ये जो टेस्टिस है ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकालता है, तो ये टेस्टिस निकाल रहा है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, निकाला यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम किया, और स्पर्म निकाला तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, इसलिए हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। ये जब जो दोनों ग्लैंड का काम करती है उसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज में एसी नहीं आता, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आता है, तो एक एंडोक्राइन का काम करता है, एक एक्सोक्राइन का काम करता है, ठीक है ना। ओवरी हो गया, ओवरी में भी वही, ओवरी में भी क्या निकलता है, ओवम निकलता है, ओवम, ओवम निकलता है, और प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया। अरे यार यहाँ किचड़ पिचड़ कर दिया मैंने, ठीक है, स्पर्म हो गया यहाँ लिखा था। ओवरी के अंदर क्या लिखा था बेटे, ओवरी के अंदर प्रोजेस्ट्रोजन, एंड क्या निकलता है इससे, ओवम निकलता है। तो एग्जाम्पल तो समझ ही आ गया, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। हेटेरोक्राइन की ग्लैंड हुई पेनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, पेनक्रियास टेस्टिस, पेनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, पेनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन कैसा, जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं, यानी सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं हार्मोन, जो सीधे तरल में छोड़े जाते हैं, डूबे हुए रहते हैं भाई, ग्लैंड वो डूबी रहती ब्लड में, और सीधे जैसे बाहर निकली वैसी ब्लड में यानी हार्मोन निकल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आगे देखते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम देखते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम मैंने जैसे संयुक्त उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये एक से ज्यादा कोशिका स्तर यानी मल्टी लेयर्ड होती है। कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर यानी मल्टी लेयर। कैसी लेयर, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स एंड दोस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। जब मल्टी लेयर होती है ना तो इसका यानी एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में ज्यादा रोल नहीं होता। जब मल्टी लेयर होती है तो प्रोटेक्शन का काम है इसका भाई, प्रोटेक्शन में मेन भाई कंपाउंड एपिथेलियम आती है। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम आती है ना, तो आती है, देखते समझते कैसे आती है, कैसे क्या करती है। संयुक्त उपकला, भाई पेन दिख ना रहा यार, यार मजा नहीं आ रहा, ब्लैक से यूज कर देगा। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा यानी मल्टीलेयर होती है और बनी होती है, और इसका कार्य स्तरण और अवशोषण में इसकी भूमिका कैसी, सीमित, सीमित यानी कैसी होती है, लिमिटेड, सीमित यानी लिमिटेड, क्योंकि मुख्य मुख्य कार्य इनका रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रतिबलों से सुरक्षा यानी रक्षा करना होता है। लिमिटेड रूल इन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, देयर मेन फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड यानी मैकेनिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल जो स्ट्रेस होता है ना उससे ये रक्षा करती है। कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। अब जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे तो और समझ आएगा कि कंपाउंड एपिथेलियम कैसे कैसे क्या रोल है इनका। तो दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन जो होती है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल। कंपाउंड में भी जैसे हम बात कर रहे हैं, कंपाउंड में भी दो होती है, तो ट्रांजिशनल होती है और स्ट्रेटिफाइड होती है। जो अपना एग्जांपल जो दिए ना ये सब स्ट्रेटिफाइड के एग्जांपल, ट्रांजिशन यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम आती है उसके एग्जांपल, ट्रांजिशनल के एग्जांपल भी देखते, पहले स्ट्रेटिफाइड के एग्जांपल देख लेते। तो कवर द सरफेस ऑफ द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन हो गया, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल केविटी, फेरिंग्स हो गया, इंटर यानी इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट जो हुआ, ये जो सब
जो एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के, किसके एग्जांपल है ये सब? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के एग्जांपल है सब ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। क्या त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी यानी फेरिंग्स हो गया, लार ग्रंथि, अग्नाशय की वाहिनियों के भीतर का आस्तर ढकता है। ये जो है स्ट्रेटिफाइड। और ट्रांजिशनल की बात करें तो यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एग्जांपल है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर कौन? यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर ये एग्जांपल भी याद रखना आप लोग। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होती है। ट्रांजिशनल यानी कैसे स्ट्रेचेबल होती है, जैसे यूरेटर की बात करें, जैसे यूरेटर, जैसे यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर जैसे अभी हम गए थे अभी नेचर कॉल पे। कहाँ गए थे हम? नेचर कॉल पे। अगर से हम रोक सकते थे उसे, नेचर कॉल पे रोकते तो क्या होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको स्टोर करते रहता है, स्टोर करते रहता है, तो वो थोड़ा फैलता 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 वो, तो उसमें स्ट्रेचेबल यानी पावर है कि वो थोड़ा यानी स्ट्रेच कर सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे इतना साइज है तो उतना ही साइज रहेगा, ऐसा नहीं है, उसमें स्ट्रेचेबल है वो, ठीक है। नहीं तो क्या बोले, कुछ शब्द नहीं है। उसके बाद जंक्शन देखते हैं हम। जंक्शन में मजा आएगा पढ़ने यार। जंक्शन देखो यार, तुम्हारे को भर के दिखाता हूँ मैं कैसा भरा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। अब नहीं जाऊंगा मैं, अब भर के रखूंगा भाई, तुमको दिखाना है कैसा भरता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है ना? अब जंक्शन देखते, जंक्शन देख लेते फिर क्या अपना आगे देखते, जो भी करना है पहले जंक्शन देखते यार। जंक्शन में देखिए उपकला सभी जो जंक्शन जो बने होते हैं ना भाई, अरे यार ब्लैक ना चल रहा यार, अच्छे से यहाँ मजा नहीं आ रहा ब्लैक में। जैसे राइट से देखते जंक्शन जो प्रेजेंट होते हैं किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं भाई साहब। जंक्शन जो बने होते हैं किसके बने होते हैं? संधि किसकी बनी होती है? प्रोटीन की संधि बनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आगे देखते हैं उपकला उतक, उपकला की सभी कोशिका एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थ से जुड़ी रहती है। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कैसा था, कोशिकाओं को विशेष जोड़ यानी इंडिविजुअल कोशिकाओं को आपस में संरचनात्मक और कार्यात्मक संधि प्रदान करता है। कैसा? कार्यात्मक और संरचनात्मक संधि प्रदान कर यानी प्रदान करता है। और जो यानी संधि जो बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो उपकला और अन्य ऊतक में 3 प्रकार की यानी जंक्शन यानी संधि प्रेजेंट होती है। जैसे दृढ़, दृढ़ हो गया, दृढ़ हो गया। आसंजनी, दृढ़ की बात करें टाइट जंक्शन, आसंजनी है अपनी, आसंजनी को अधेरिंग जंक्शन बोला जाता है। और जो था अपना कैसा था उसके बाद अंतराली संधि, अंतराली संधि यानी गेप जंक्शन, अंतराली संधि यानी कैसा था अपना गेप जंक्शन होता है, ठीक है। अब टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन क्या है देखते हैं। तो दृढ़ संधि जो होती है, दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है यानी स्टॉप करती सब्सटेंस को लिंकिंग अक्रॉस द टिश्यू, लिंकिंग अक्रॉस द टिश्यू यानी लीकेज होने से, लीकेज से बचाने का काम टाइट जंक्शन का है। लीकेज से बचाने का काम किसका? टाइट जंक्शन का है। लीकेज से बचाने का काम टाइट जंक्शन यानी, ठीक है, ये याद रखना। अब उसके बाद एडहरिंग, एडहरिंग जंक्शन की यानी आसंजनी संधि की बात करें तो आसंजनी संधि का यानी ये जोड़ने का काम एक दूसरे कोशिकाओं को यानी पड़ोसी कोशिकाओं को, कोशिका द्रव को, पड़ोसी कोशिका के कोशिका द्रव को, किसको? कोशिका के कोशिका द्रव को एक दूसरे से जोड़ने का काम यानी सीमेंटिंग का काम जो होता है अपना कहता है एडहरिंग जंक्शन का होता है। एडहरिंग यानी आसंजनी संधि का होता है। उसके बाद जैसे देखें हम अंतराली संधि यानी गेप जंक्शन, भाई इसकी तो पूरी स्टेटमेंट ही पूछ देता है, क्या बात है। तो गेप जंक्शन की, अब गेप जंक्शन यानी गेप जंक्शन या अंतराली संधि की बात करते हो, ये आयनों तथा छोटे अणु एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरण करने में सहायता करती है। ऐसे सहलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव को हम क्या आपस में जोड़ने यानी अपना साइटोप्लाज्म की यानी कनेक्ट, ये देखो ये कनेक्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म का कनेक्शन जो है ये जोड़ने का काम ये अपना उसका कम्युनिकेट करती रहती है हर समय। बहुत अच्छे दोस्त बगल वाली सेल से है, क्या कर रही थी है, ऐसा साइटोप्लाज्म के कम्युनिकेशन से बात करते रहती है यार, ट्रांसफर करती छोटे आयन कभी कभी बड़े आयन। तो अपना जो सिंपल और कंपाउंड खत्म हो गया है। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुल, क्या क्या बोलने जा रहा हूँ, 4 प्रकार के टिश्यू थे। 4 प्रकार के टिश्यू में हमने आज 1 प्रकार का टिश्यू कंप्लीट कर चुका है, एपिथेलियल टिश्यू। तो अपन उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू है और मस्कुलर न्यूरल, ये न्यूरल टिश्यू, ये 3 जो टिश्यू है ये अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जो सिस्टम है ना भाई, सिस्टम बोल रहे तो हमारा
ये जो दिख रहा है टैब, टैब हो गया, और आपको हमारा मोबाइल दिखेगा। तो ये जो हमारा सिस्टम तगड़ा है, बट इसमें पावर ज़्यादा नहीं है बेटे, स्टोरेज नहीं कर पाता है ज़्यादा, स्टोरेज नहीं कर पाता। तो हम अगला लेक्चर कल या परसों जो भी है अपने हिसाब से रिकॉर्ड करके डाल देंगे, और बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा। ये लेक्चर ऐसा कि ये पहला लेक्चर था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का, और ऐसा लेक्चर मैंने तो नहीं देखा भाई, कि ऐसा लेक्चर हिंदी मीडियम के लिए, किसके लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए किसी ने ऐसा किया होगा। हाँ, वैसा देखा कि अगला बंदा है वो एनसीईआरटी को बस ऐसा पढ़ा रहा है सिर्फ हिंदी की। मैं थोड़ा अलग सोचा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टर्मिनोलॉजी पता रहना चाहिए भाई, मजा आ जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, ये मैं समझता हूँ। इसलिए मैं ऐसी सीरीज लाया और इसे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, पूरे स्टार्टिंग से लास्ट तक कंटिन्यू करूंगा मैं इसको। तो फीडबैक देना आपकी, मैं इसमें क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ जिससे बेस्ट होगा। मैं ऐसा कि कोई पेड नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये फ्री है, मैं अपने फन के लिए पढ़ा रहा हूँ, सच बताओ तो। आप बताना, बस मुझे पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। तो आज के लिए ठीक है, बाय बाय टाटा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा कनेक्टिव, यार थोड़ी एक्टिंग ज़्यादा तो नहीं करता है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। मिलते हैं फिर, ठीक है, टाटा बाय बाय।